कांग्रेस पार्टी चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, पार्टी चाहे कितना भी पैसा क्यों ना लुटा दे, लेकिन राहुल गांधी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनकी छवि पर असर डालने के लिए काफी होता है। कांग्रेस के कई हितों में से एक हित भारत जोड़ो यात्रा से ये भी था कि इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि में थोड़ा सा बदलाव आ जाए। भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद ये भी था कि राहुल गांधी की राजनीतिक छवि को देश की जनता और विपक्षी नेताओं के सामने मजबूत और बेहतर किया जाए। लेकिन भैया राहुल गांधी तो राहुल गांधी ही ठहरे, भला वो कहाँ सीखने वाले हैं। हरियाणा में एक नुक्कड़ जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपने भाषण में भाजपा और स्वयं सेवक संघ को घेरने का प्रयास किया, लेकिन संघ और भाजपा को घेरते घेरते राहुल गांधी इस जनसभा के बाद खुद की हंसी का पात्र बन गए। आखिर क्या कहा राहुल गांधी ने, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा में एक नुक्कड़ जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह महाभारत की जमीन है, कौरव पांडवों की जमीन है। अभी लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन उस समय जो लड़ाई थी वही आज है। इसके साथ राहुल ने कहा, अर्जुन भीम समेत पांडव तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पर नफरत फैलाई? क्या महाभारत में ऐसा लिखा है? राहुल गांधी आगे सवाल करने लगे कि क्या पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया था? पांडवों ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू किया? कभी नहीं करते। वो तपस्वी थे, इसीलिए कभी नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था, उन्होंने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। राहुल गांधी अपने इस भाषण के बाद बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, सोने से पहले हंसने की खुराक। बीजेपी नेता कमल मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया, कल इन्होंने कहा था कि इन्होंने पुराने राहुल गांधी को मार दिया है, आज पुराना राहुल गांधी पूरी ताकत से वापस आ गया। बीजेपी नेत्री प्रीति गांधी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि कृपया इन्हें कोई रोक ले। वहीं सिद्धार्थ नाम के एक यूजर ने बीजेपी नेता द्वारा पोस्ट की गई राहुल गांधी के इस वीडियो पर लिखा, दाढ़ी बढ़ाई है, दिमाग नहीं। राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उनकी बातों और विचार जनता के सामने स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से राहुल गांधी विपक्ष के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन राहुल गांधी अब भी मजाक के पात्र ही बने हुए हैं। ऐसे में इस यात्रा में कांग्रेस को क्या प्राप्त हुआ, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे केजरीवाल सरकार की पोल खोलकर रखती है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी फंसे हुए हैं। वहीं अब शराब घोटाले को लेकर बड़ी बात सामने आई है। दरअसल शराब घोटाले की लड़ाई के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने वकीलों को 25.25 करोड़ का भुगतान किया है। सूत्रों ने बताया कि कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले को लड़ने वाले वकीलों को करोड़ों की फीस दी गई है। पिछले 18 महीनों में कुल 28.10 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार ने वकीलों के फीस पर खर्च किए हैं। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी को 25.25 करोड़ में से 18.97 करोड़ रुपए मिले, जबकि जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के मामलों में अक्सर पैरवी करने वाले एक अन्य वकील राहुल मेहरा को 5.30 करोड़ रुपए मिले हैं। सूत्रों ने कहा है कि वकीलों की फीस पर पिछले 18 महीनों के दौरान 28.10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये मामला सामने आते ही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि सिर्फ आबकारी नीति ही नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के गलत कामों के बचाव के लिए कानूनी फीस दिल्ली के सरकारी खजाने में छेद कर रही है। आम आदमी पार्टी सरकार ने अब तक वकीलों पर 25.25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें से अभिषेक मनु सिंघवी ने 18.97 करोड़ और राहुल मेहरा ने 5.30 करोड़ खर्च किए गए हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाला न सिर्फ अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत बन चुका है, बल्कि कानूनी लड़ाई का भारी भरकम बोझ भी सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग का 2020-21 में जहां वकीलों पर खर्च जहां शून्य था, वहीं 2021-22 और 2022-23 से 30 नवंबर तक के बीच में विशेष वकीलों को 25.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। दिल्ली सरकार ने 2021-22 में नई आबकारी नीति बनाई थी। 17 नवंबर 2021 में लागू हुए नए नियम को लेकर भाजपा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा ने घोटाले के आरोप लगाए। 23 जुलाई 2022 को एलजी वी सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई के बाद ईडी ने भी केस दर्ज किया है। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग संभालने वाले मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को शिंदे गुट ने करारा जवाब दिया है। दरअसल शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद से ही संजय राउत बौखलाए हुए हैं। सत्ता गंवाने के बाद संजय राउत को 3 महीने तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, लेकिन अब संजय राउत को लग रहा है कि शिंदे सरकार गिर जाएगी और उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। हालांकि संजय राउत अपने इस बयान को लेकर घिर गए हैं।
आपको बता दें, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और फरवरी का महीना नहीं देख पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाला गया तो 16 विधायकों को अयोग्य घोषित हो जाएंगे। पिछले साल जून में शिवसेना का उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में बंटने और दल बदल विरोधी कानूनों के तहत अयोग्यता की मांग से जुड़ा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को शिंदे खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। राउत ने यह भी कहा कि ये अवैध सरकार वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और यह फरवरी नहीं देख पाएगी। अगर न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाला गया तो 16 विधायकों को जल्द ही अयोग्य घोषित किया जाएगा। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए राउत ने कहा कि विपक्ष ने विधानसभा के हालिया शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और अब्दुल सत्तार सहित कई मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है। ये बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये पानी में भैंस की तरह निष्क्रिय है। राज्य सरकार में 2 समूह हैं और हर कोई अपने अपने मुद्दों पर काम कर रहा है। वहीं शिंदे गुट की ओर से भी संजय राउत पर तगड़ा पलटवार किया गया है। शिंदे गुट ने राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि संजय राउत अब होश में नहीं है। शिंदे गुट के शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने ये कहा है कि मुझे लगता है कि 3 महीने जेल में बिताने के बाद संजय राउत ने अपनी मानसिक संतुलन खो दिया है। मैं उनसे कुछ इलाज करने का अनुरोध करूंगा। संजय शिरसाट ने आगे ये कहा कि संजय राउत के बेतुके बयानों के कारण अब हमें सिरदर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि राउत को सुनने के बाद हमें सिरदर्द की गोली खाने का मन करता है। कुल मिलाकर देखें तो संजय राउत की बात की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। वो कुछ भी बोल देते हैं जिसके बाद उनका मजाक बन जाता है। सत्ता गंवाने के बाद से ही संजय राउत इस तरह के दावे करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। देश में आम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रस्तावित है। 2024 से पहले 2023 में देश के 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसे 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यानी ये साल 2023 और साल 2024 के मध्य तक देश में चुनावी हवा बहुत तेजी से बहने वाली है। अब ये चुनावी पुरवैया उनके पाले में बहे, इसकी सारी पार्टी अपने से जुगत लगाए हुए हैं। सभी विपक्षी राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के तहत समीकरण बिठाने में लगे हैं, जिस कारण कांग्रेस और राहुल गांधी की विपक्षी एकता वाली सोच को बड़ा झटका लगा है। वहीं बीजेपी के लिए 2024 का सियासी खेल एक तरफा हो गया है, जबकि कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। और भारत जोड़ो यात्रा के कई मकसदों में से एक मकसद ये था कि इस यात्रा के बहाने विपक्षी दलों को भी एक साथ लेकर आया जाए। लेकिन विपक्षी दल बाहर बैठकर इस यात्रा की तारीफ करते रहे, लेकिन जब यात्रा से जुड़ने का प्रस्ताव विपक्षी नेताओं को भेजा गया तो वो इस यात्रा से कन्नी काटते नजर आए। भाजपा ने भी कहा था कि ये यात्रा राहुल गांधी की फिटनेस यात्रा है, क्योंकि जिस भारत को राहुल गांधी जोड़ने निकले हैं वो कभी टूटा ही नहीं था। भाजपा के साथ अब राहुल गांधी की विपक्षी एकता वाली सोच पर विपक्षी पार्टियां भी पानी फेरती लग रही हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय राजनीति में नई संभावनाओं की तलाश में जुट गए हैं। अपनी 21 साल पुरानी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति करने के 1 महीने बाद वो पहली रैली करने जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक ये रैली 18 जनवरी को खम्मम में होगी। खास बात यह है कि इस रैली में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के सीएम पी विजयन और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि देश में पहला मोर्चा भाजपा, दूसरा कांग्रेस को माना जाता रहा है। इसके अलावा तीसरे मोर्चे के तौर पर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को देखा जाता रहा है। ऐसे में इन तीनों से ही दूरी बनाकर केसीआर ने ये संकेत दिया है कि जैसे वो चौथा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हों। राहुल गांधी को समझने की जरूरत है कि खुद को स्वयं नेता न बताएं, बल्कि ऐसा फुटप्रिंट विपक्ष के सामने रखें कि विपक्ष उन्हें नेता समझे। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्षी नेताओं को राहुल के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में कई फ्रंट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इससे फायदा बीजेपी को जबरदस्त हो सकता है। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है, वैसे ही 2024 के आम चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने का इतिहास रच सकती है। दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की हो, लेकिन भगवा दल ने भी मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया है। अब आम आदमी पार्टी भगवा दल को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और कुछ भी कर गुजरने को उतारू है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सदन में हंगामा किया, उसे देखकर तो अब यही लगता है कि उपराज्यपाल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को सही साबित करने के लिए बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा करना उनकी बौखलाहट को साफ दिखाता है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जबानी जंग छिड़ी हुई है।
आम आदमी पार्टी लगातार एलजी पर सवाल खड़े कर रही है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली के एलजी दफ्तर से जिस तरह की प्रेस रिलीज आती है उसमें मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अपमान करने जैसा है। वहीं दिल्ली के एलजी द्वारा नॉमिनेटेड 10 पार्षदों को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने सदन में जितने लोगों को नामांकित किया वो सब बीजेपी के नेता थे। अलग अलग जोन में जिस तरह से अल्टिमेट को नामित किया गया उनका मकसद ये था कि स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी का चेयरमैन बन जाए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक ने ये भी दावा किया है कि एमसीडी के इंटरनल चुनाव के लिए एलजी द्वारा प्रोटेम स्पीकर का चयन नियमों के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों के बाद भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि एलजी पर हमला करने से पहले आम आदमी पार्टी को 2017 में नियुक्त किए गए अल्टिमेट के बारे में पता करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 2017 में दिल्ली सरकार को तत्कालीन 3 एमसीडी में 10 अल्टिमेट नियुक्त करने का अधिकार था और फिर आम आदमी पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं को अल्टिमेट के रूप में नियुक्त किया गया था। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। केजरीवाल साहब, पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आप कैसे हैं और आपके नेताओं की करतूत क्या है, बाद में किसी और पर आरोप लगाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।